हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज अपन बात करने वाले हैं बुद्धि टॉपिक के बारे में। और इसके बारे में जो बार बार पूछे जाने वाले सवाल है इनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो सभी साथी ध्यान से देखिए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर दीजिए। और सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास के अंत में क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है दोस्तों। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और आज बात कर लेते हैं अपने बुद्धि के बारे में। बुद्धि के बारे में अगर इसका सामान्य परिचय बुद्धि की बात करें तो बुद्धि का सामान्य अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है बुद्धि विचार करने का समस्त मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप होती है। और यह सीखने की योग्यता होती है और समस्या समाधान की योग्यता होती है। वह साथ ही समायोजन प्राप्त करने की योग्यता भी होती है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जो एग्जामों में जो आज तक बार बार जो सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो फाइनली अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अपने क्वेश्चन आंसरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो ये परिभाषा दी गई है और इसका जिसने दी है वो आपको क्या करना है, सही जवाब बताना है इसका। तो इसमें से ये जो बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, यह परिभाषा दी है वो किसने दी है? तो ऑप्शनों को देख लेते हैं। पहला है बिने, दूसरा है बोरिंग, तीसरा है बकिंगम और चौथा है बट। तो इन चारों में से जो ये परिभाषा दी है वो अपना जो सही आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2। बोरिंग ने यह परिभाषा दी है और बोरिंग ने कहा है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है दोस्तों। बुद्धि की परिभाषाओं के आधार पर कितने वर्गों पर बांटा गया है? तो बुद्धि को परिभाषाओं के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। बात करते हैं बुद्धि को परिभाषाओं के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बुद्धि को परिभाषाओं के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है समायोजन की योग्यता और दूसरा है सीखने की योग्यता और तीसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? ये भी परिभाषा है तो किसकी है ये परिभाषा? अपन को इसका क्या करना है, सही जवाब बताना है। पहला है गाल्टन ने, दूसरा बकिंगम, तीसरा है कोल्विन और चौथा है विनय। तो इसमें से जो परिभाषा दी है बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने बताया है? तो वो किसने बताया है? बकिंगम ने बताया है। बकिंगम ने बुद्धि की परिभाषा क्या दी है? तो उन्होंने कहा है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। बकिंगम की बात करें तो बकिंगम किस पर बल देते हैं? तो ये देते हैं सीखने की योग्यता पर। ये परिभाषा इन्होंने दी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। यह किसने कहा कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? तो ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? अपन को क्या करना है, सही जवाब बताना है। तो जवाब क्या है इसके? पहला है टर्मन ने, दूसरा है डियरबोर्न ने, चौथा है तीसरा है बकिंगम, चौथा है काल्विन। तो इसमें से जो इन्होंने बताया है, ये परिभाषा दी है, वो किसने दी है? तो ये दी है, अपना जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि टर्मन। टर्मन ने बताया है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, तो वो किस आयु में होता है? अपन को क्या करना है, इसका सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं? 10 वर्ष में, दूसरा है 16 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष और चौथा है 50 वर्ष। तो इनमें से कौन सा वो साल है जिसमें क्या होता है, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, यानी कि बुद्धि का विकास कौन सी आयु में होता है दोस्तों? तो इसका जो विकास होता है बुद्धि का, तो वो दोस्तों होता है, जो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 16 वर्ष। स्पीयरमैन ने दोस्तों ये जो 16 वर्ष बताया है, ये किसने बताया? तो ये बताया है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन के अनुसार क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है 14 से 16 वर्ष तक बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है। ऐसा किसका मानना है? तो ऐसा मानना है स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन का क्या मानना है?
स्पीयरमैन का मानना है कि बुद्धि का जो विकास होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 14 से 16 वर्ष के बीच में क्या हो जाता है, बुद्धि का विकास हो जाता है। और अगर बुद्धि की और बात करें तो जो टर्मन है, टर्मन ने क्या बताया है, तो टर्मन ने बताया है 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, टर्मन के अनुसार बुद्धि का विकास हो जाता है दोस्तों। अगर अपन बुद्धि के विशेषताओं के बारे में बात करें तो दोस्तों जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, तो ये जन्मजात शक्ति होती है और प्राकृतिक होती है। इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ये जन्मजात होती है और इसे क्या क्या किया नहीं किया जा सकता, तो इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है और किशोरावस्था के समाप्त होने तक इसका क्या होता है, विकास हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों बुद्धि की बात करें तो बुद्धि मतलब जो इम्पोर्टेंट बात आती है बुद्धि के बारे में वो होती है बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दूसरे से भिन्न होती है दोस्तों। बुद्धि की बात करें तो ये क्या होता है, एक दूसरे की भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। हर व्यक्ति की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। और सबसे अधिक बुद्धि पर जिसका प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है, तो वो पड़ता है वंशानुक्रम का। वंशानुक्रम का यहाँ पर इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। थॉर्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। जो थॉर्नडाइक है व गैरेट है, ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बुद्धि की परिभाषा दी है, बुद्धि के प्रकार बताए हैं और इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं। तो अपन को आंसर देना है, पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 3 और चौथा है 2। तो इसमें से जो थॉर्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं वो कितने बताए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 3 प्रकार बताए हैं दोस्तों। और अगर अपन इनके बुद्धि के प्रकारों की बात करें तो कौन कौन से प्रकार हैं, तो इनके जो प्रकार है वो है दोस्तों, पहला है मूर्त या गामक बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। ये 3 प्रकार किसने बताए हैं, तो ये थॉर्नडाइक व गैरेट ने बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं, 3 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, तो मूर्त या गामक बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। ये 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है। ये जो बुद्धि के प्रकार दिए हुए अगले क्वेश्चन में अपन ने बात करी थी, और इसमें से जो कौन सा प्रकार है जो थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है, तो इसका जो अपन का क्या करना है, सही जवाब बताना है। तो इसका कौन सा प्रकार नहीं है, तो इसमें से देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है यांत्रिक बुद्धि या शरीर गति की बुद्धि, दूसरा सामाजिक बुद्धि, तीसरा है मूर्त बुद्धि और चौथा है अमूर्त बुद्धि। तो इसमें से जो अपना सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यांत्रिक बुद्धि या शरीर गति की बुद्धि। ये है क्या है प्रकार, थॉर्नडाइक ने नहीं बताया है और ये 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। पहला कौन सा था, मूर्त बुद्धि, दूसरा था अमूर्त और तीसरा था सामाजिक बुद्धि। ये इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। और यांत्रिक बुद्धि और शरीर गति की बुद्धि ये इन्होंने नहीं बताया दोस्तों अपन इन सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि इनके उदाहरण की बात करें तो सामाजिक बुद्धि किसे अपन कहेंगे, तो वो किसे कहेंगे, ये जो नेता लोग होते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यानी कि समाज को सुधारने की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, वो किस में आते हैं, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और मूर्त बुद्धि की बात करें दोस्तों, तो मूर्त बुद्धि में कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं, इसमें वो यानी कि मूर्त या ठोस वस्तु के बारे में सोचना, समझना या आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन लाकर उपयोगी बनाना। यानी कि इस बुद्धि का संबंध यंत्र या मशीनों व हस्तकला में निपुणता से होता है दोस्तों। और इसे क्या कहते हैं, इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं और व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। किसे कहते हैं, मूर्त बुद्धि को। और अगर अमूर्त बुद्धि की बात करें, अमूर्त बुद्धि किसे कहेंगे, तो वो कहेंगे अपन इसका संबंध जो अमूर्त बुद्धि का संबंध जो होता है वो किससे होता है, तो ये पुस्तकीय ज्ञान से होता है दोस्तों। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तो इसमें आएंगे जो लेखक होते हैं, शिक्षक होते हैं, दार्शनिक होते हैं और कहानीकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, पेंटर होते हैं। ये किस में आते हैं, ये अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप
कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है। तो जो बुद्धि का सिद्धांत है वो प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है, तो वो कौन सा नहीं आता, आपको क्या करना है, सही जवाब क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो इनके ऊपर ऑप्शन देखने से पहले अपन बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत, यानी कि बुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये सिद्धांत। तो ये होते हैं 2 प्रकार के सिद्धांत। कौन कौन से, पहला है कारकीय सिद्धांत और दूसरा होता है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। तो इसमें से जो अपना सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शनों को देखते हैं। पहला स्पीयरमैन का सिद्धांत, दूसरा केटल एवं हॉर्न का सिद्धांत, तीसरा है अस्टनबर्ग का सिद्धांत और चौथा है जेनसन का सिद्धांत। तो इसमें से जो अपना सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्पीयरमैन का सिद्धांत। ये किसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ये प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है। तो ये जी है अक्षर, वो किस ओर इंगित करता है, तो अपन को क्या करना है, ऑप्शन को देखकर इसका सही जवाब बताना है। तो पहला है आनुवंशिक बुद्धि, दूसरा है सामाजिक बुद्धि और तीसरा है श्रेणीगत बुद्धि और चौथा है समूह बुद्धि। तो ये जी है वो किस ओर इंगित करता है, तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सामान्य बुद्धि की ओर इंगित करता है दोस्तों। तो अपन को अपना सही जवाब मिल गया और बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह है, जो थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि का क्या किया है, प्रतिपादन किया है, वो कौन सा प्रकार है, अपन को क्या करना है, इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करते हैं तो अपन ऑप्शनों को देखते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है एक कारक सिद्धांत, दूसरा कह रहा है द्विकारक सिद्धांत और तीसरा कह रहा है बहुकारक सिद्धांत और चौथा कह रहा है समूह कारक सिद्धांत। तो इसमें से दोस्तों जो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का जिस सिद्धांत की बात की है वो किसकी की है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बहुकारक सिद्धांत। दोस्तों इसको बहुकारक सिद्धांत क्यों कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं कि इन्होंने जो बुद्धि के जिस सिद्धांत की बात की थी वो बहुकारक सिद्धांत की बात की थी और इन्होंने क्या किया था, इस कारक सिद्धांत के मतलब 6 कारक बताए थे। कितने बताए थे, इन्होंने 6 कारक बताए थे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो इसे बहुकारक सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। तो वो बहुकारक कितने थे, तो वो 6 कारक थे और कौन कौन से थे वो बात करते हैं। तो पहला था अंकिक, दूसरा था शाब्दिक योग्यता, तीसरा था दिशा योग्यता और चौथा था तर्क योग्यता, पांचवा था स्मृति योग्यता और छठा था कौन सा, भाषण योग्यता। तो इस प्रकार के कुल कितने कारक बताए थे इन्होंने, तो 6 कारक बताए थे, इसलिए इनके जो सिद्धांत को नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, बहुकारक सिद्धांत दोस्तों। ये था इनका कारक। और अगर अपन दोस्तों एक कारक सिद्धांत की बात करें तो एक कारक जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, तो ये दिया था अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने क्या किया था, एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और बात करें द्विकारक सिद्धांत की, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने इस कारक का सिद्धांत प्रतिपादन किया था दोस्तों। अगर बात करते हैं अपन बहुकारक की, तो बहुकारक तो किसने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। और बात करते हैं जो समूह कारक है इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका प्रतिपादन किया है थर्स्टन ने दोस्तों। थर्स्टन ने क्या किया है, समूह कारक सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बहुआयामी बुद्धिताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है, गार्डनर के सिद्धांत के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं अंतः व्यक्तिक, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है सामवेगिक और चौथा है अस्तित्वकारी। तो दोस्तों इनके अंतर्गत जो गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धिमत्ता में सम्मिलित नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो सामवेगिक है वो इनकी बुद्धिमत्ता के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है, यहाँ पर डैश डैश है देखना, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। तो वो कौन सी श्रेणी है जिसे क्या करते हैं, मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं।
तो इसका जो सही जवाब क्या रहेगा वो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। ऑप्शन लेके देख लेते हैं क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है 70 से कम, दूसरा है 70 से ऊपर, तीसरा है 80 से 100 के बीच में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो अपना जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 70 से कम। जिसका IQ लेवल 70 से कम है उसे अपन क्या करेंगे, तो उसे मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों। अगर अपन बुद्धि लब्धि के वर्ग के बारे में बात करें तो यहाँ पर अपन बात करेंगे 130 से जो अधिक है उनको अपन कौन सी श्रेणी में रखेंगे, तो उनको रखेंगे अपन अति श्रेष्ठ में, अति श्रेष्ठ में रखेंगे। और 120 से जो 130 के मध्य में है उनको अपन क्या कहेंगे, उनको अपन श्रेष्ठ कहेंगे दोस्तों। और अगर 110 और 119 के बीच में बात करें तो उसको कहेंगे उच्च औसत। और 90 से 109 के बारे में बात करें तो वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे औसत में। और 80 से 79 के बीच में जो होंगे उनको क्या कहेंगे अपन, उनको सीमावर्ती कहेंगे। और 70 से जो कम है उनको क्या कहेंगे अपन, मानसिक न्यूनता ग्रसित, या फिर उनको कहेंगे बौद्धिक रूप से अशक्त दोस्तों। ये होगी बुद्धि की श्रेणियाँ। और आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मानसिक आयु का समप्रत्यय दिया, यानी कि जो मानसिक आयु का समप्रत्यय दिया वो किसने दिया, इसका क्या करना है, अपन को इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर पहला केटल ने, दूसरा अस्टर्नन ने, तीसरा बिने ने, चौथा थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों इसमें से जो अपना सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिने ने। बिने ने क्या किया है, तो इन्होंने किया है मानसिक आयु का समप्रत्यय दिया है दोस्तों। मानसिक आयु का क्या किया है इन्होंने, तो समप्रत्यय दिया है दोस्तों। अपन बात कर लेते हैं बुद्धि के मापन की। बुद्धि के मापन के बारे में अपन कुछ बात करते हैं। तो जो सर्वप्रथम विलियम स्टर्न थे, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने IQ शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। और इन्होंने कब किया, तो इन्होंने 1912 में क्या किया, इन्होंने IQ शब्द का प्रयोग किया। किसने, तो विलियम स्टर्न ने। दूसरा पॉइंट आता है मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो था केटल। और केटल ने कब किया, तो केटल ने किया 1890 के दशक में। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने किया कि मानसिक शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। इन्होंने केटल ने क्या किया, मानसिक शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। और बात करते हैं अगर बुद्धि के मापन या परीक्षण का जन्मदाता की बात करें तो जन्मदाता कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने को क्या माना जाता है, इसका बुद्धि का जन्मदाता माना जाता है। अगर मानसिक आयु का विचार किसके मन में आता है तो वो बात करें तो उसमें भी हो जाएंगे अल्फ्रेड बिने। और कब आता है इनका ये विचार, तो इनको विचार आता है 1908 में। ये विचार प्रस्तुत किया मानसिक आयु का विचार तो अल्फ्रेड बिने ने, और 1908 में दोस्तों। और इन्होंने मानसिक का संप्रत्यय दिया, यानी कि संप्रत्यय का मतलब भी वही है कि इनके मन में क्या हुआ, विचार आया। तो ये विचार किसने दिया, तो ये दिया अल्फ्रेड बिने ने। और कब दिया, तो इन्होंने दिया है 1908 में दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो ये कौन थे मनोवैज्ञानिक जिसने क्या किया, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो वो थे ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्पीयरमैन, दूसरा अस्टर्न, तीसरा गिलफोर्ड, या चौथा क्या था, वेस्लर। इसमें से जो अपना क्या है सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अस्टर्न। अस्टर्न ने क्या किया, तो सबसे पहले इन्होंने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। और कब किया, तो 1912 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का समीकरण किसने दिया। जो IQ का समीकरण किसने दिया है दोस्तों, तो वो किसने दिया है, अपन को क्या करना, ऑप्शन देख के बताना है। तो पहला है अस्टर्न, दूसरा है बिने, और तीसरा है टर्मन, और चौथा है स्पीयरमैन। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि टर्मन। टर्मन ने क्या किया, तो इन्होंने बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का समीकरण प्रस्तुत किया दोस्तों। और इन्होंने ये समीकरण कब प्रस्तुत किया है, तो ये समीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया है 1916 में दोस्तों। 1916 में इन्होंने ये क्या किया है, समीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु,
MA/CA, यानी कि ये मानसिक आयु और ये हो जाएगा वास्तविक आयु इंटू 100। इससे पहले दोस्तों जो उन्होंने बताया था, अस्टन ने बताया था, अस्टन की बात करते हैं तो अस्टन ने किसने क्या बताया था, तो अस्टन ने बताया था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु करके इन्होंने छोड़ दिया था अस्टन ने। और इसको जब संशोधित करके टर्मन ने वापस दिया 1916 में इन्होंने संशोधित सूत्र इसका प्रतिपादन किया। तो उन्होंने बताया कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये इन्होंने बुद्धि लब्धि का क्या किया, सूत्र बताया। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है, अपन को क्या करना है, ऑप्शन देख के बताना है। पहला है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, दूसरा है वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, तीसरा है अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, और चौथा है वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो इसमें से जो अपना सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा क्या किया जाता है, बालकों के बुद्धि का मापन किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला परीक्षण का निर्माण किसने किया। जो बालकों की बुद्धि का मापन किया गया उसमें जो पहला परीक्षण किया वो किसके द्वारा किया गया, वो किया गया किसके द्वारा, चार्ल्स स्पीरमैन के द्वारा, या फिर हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, लुई थर्स्टन के द्वारा, चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने के द्वारा। तो इसमें से जो अपना सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अल्फ्रेड बिने ने क्या किया, तो इन्होंने बालकों की बुद्धि मापने के लिए पहला परीक्षण किया दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास अपने यहीं तक थी, और मिलते हैं ऐसे ही अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को बिना लाइक किए और शेयर किए, और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों।